Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Students, today we will cover one of the most important topic of financial management, that is the capital budgeting techniques. Well, capital budgeting technique is a technique that helps the investor to take decisions about investments in fixed assets or in projects. Well, there are 4 techniques in evaluating and selecting a specific project. That includes the payback period, the net present value, the profitability index, and the internal rate of return, which is also called IRR. So the first one is the payback period. I would like to start it from the first one, that is the payback period. Well, students, it is a technique that is used that how much time is required for our initial cash investment. स्टूडेंट्स, ये पे बैक पीरियड हमें वो वक्त बताता है कि जिसमें हमारे लगाए हुए पैसे हमें वापस मिल जाते हैं. लेट्स से स्टूडेंट्स, मेरे पास 20,000 रुपए हैं. वो 20,000 रुपए मैं 4 जगहों पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्ट करूंगा किसी एक जगह पे. तो मैं चंद बातों का खसूसी या खसूसन ख्याल रखूंगा. उसमें टाइमिंग एक चीज इन्वॉल्व है, रिस्क है और रिटर्न है. स्टूडेंट्स, मैं जिस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करूंगा मैं देखूंगा कि उसमें मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व हो, उसमें टाइम कम से कम लगे और वो जल्दी मुझे मेरे पैसे वापस दे दे, और रिटर्न उसमें सबसे ज्यादा हो. उन 4-5 में से जिसका रिटर्न ज्यादा होगा मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगा. स्टूडेंट्स, तो पे बैक पीरियड टाइमिंग के हवाले से है. ये सिर्फ उस चीज के बारे में, उस टाइम, उस वक्त के बारे में बता रहा है कि जिसमें हमारी इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिलती है. स्टूडेंट्स, पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फार्मूला है हमारे पास. वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट ईयर, फिर प्लस रिमेनिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो. स्टूडेंट्स, मैं यहां पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिख देता हूं. यहां पे मैं ये लिख देता हूं, यहां पे मैं कैश फ्लोज लिख देता हूं. ये हम लोग पे बैक के पीरियड कैलकुलेट करेंगे अभी. स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3, 4. स्टूडेंट, मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि 0 जिस साल, जिस प्रोजेक्ट के शुरू होने पे मैं कितने पैसे लगा रहा हूं, मैं 20,000 लगा रहा हूं. और जब भी हमसे पैसे जाते हैं या पैसे जब डिडक्ट होते हैं तो हम लोग उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, मतलब पैसे हमसे जा रहे हैं. वो 1 साल गुजरने के बाद वो मुझे लेट से कितना कैश इनफ्लो देगा, लेट से 4,000 देगा. दूसरा साल गुजरने के बाद या दूसरे साल के आखिर में 6,000 देगा. तीसरे साल के आखिर में लेट से मुझे 8,000 देगा. चौथे साल के आखिर में मुझे कितना देगा, लेट से 10,000 देगा. स्टूडेंट, मुझे एक और कॉलम भी चाहिए. पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते वक्त मुझे एक और कॉलम भी चाहिए, कम्युलेटिव कैश फ्लो. पहले साल 4,000, तो कम्युलेट करेंगे 4 और 6 मिला के 10,000 बनते हैं. 10 और 8 ये 18,000 हो जाएंगे. स्टूडेंट, 18 और 10 ये 28,000 हो जाएंगे. तो बहुत ही सिंपल है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना कि कंप्लीट ईयर. स्टूडेंट, मुझे मेरे पैसे वापस कब मिल रहे हैं? स्टूडेंट, ये 20,000 में साल के शुरू में प्रोजेक्ट के शुरू में 20,000 लगा रहा हूँ. ये 20,000 मुझे कब मिल रहे हैं? ये तीसरे और चौथे के दरमियान. देखिए, पहले साल 4 और 6 मिला के 10,000. दूसरे साल के आखिर में टोटल 10,000 हो जाएंगे. तीसरे साल के आखिर में 18,000 हो जाएंगे. जबकि चौथे साल में बहुत ज्यादा मुझे मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा 28,000 मिल रहे हैं. तो 18 और 28 के दरमियान, मतलब तीसरे और चौथे साल के दरमियान ही मुझे मेरे पैसे मिलेंगे. तो कंप्लीट ईयर क्या आ रहा है? तीसरा तो आएगा ही आएगा, प्लस रिमेनिंग कैश फ्लो. तीसरे साल के आखिर में 18,000 मुझे मिलेंगे, लेकिन मैंने लगाए कितने थे? 20,000. तो रिमेनिंग कितने रिमेनिंग है, कितने और मुझे चाहिए? 2,000 और चाहिए. डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो. तीसरे साल के बाद नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो कितना है हमारे पास? 10,000 है. स्टूडेंट्स, तो 30 के साथ कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 10. तो स्टूडेंट, ये हमारे पास कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 10.2. स्टूडेंट, ये हमारे पास 3.2 ईयर्स आ जाएगा. स्टूडेंट, एक और फार्मूला भी है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का. वो ये कि a प्लस बी माइनस सी
डिवाइडेड बाय डी। स्टूडेंट ए उस ईयर को देंगे, कंप्लीट ईयर कि जिसमें हमें हमारे पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो कंप्लीट ईयर हमारे पास कितना है स्टूडेंट 3 प्लस बी, इसको हम लोग ए का नाम देंगे। बी हमारी जो इनिशियल आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 20,000। बी हम लोग इसको नाम देंगे सी जिस ईयर पे हमें हमारे पैसे रिकवर है उसके सामने वाला जो कम्युलेटिव कैश फ्लो है वो है हमारे पास सी। ये शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट्स, ट्रिक है इसको कैलकुलेट करने का। डिवाइडेड बाय डी नेक्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो जो है उसको डी कहेंगे स्टूडेंट्स। तो कितना है 10,000, बिल्कुल वही आ जाएगा स्टूडेंट। 20 माइनस 18 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 30 के साथ ये 3.2 ईयर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपने बिल्कुल ये सीखना है। ये ए कंप्लीट ईयर को कहते हैं, फिर बी इसी कॉलम की जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इनिशियल आउटफ्लो है उसको बी, फिर कम्युलेटिव कैश फ्लो सी, फिर नेक्स्ट ईयर डी। तो एक डायमंड की शेप का बन जाएगा ए बी सी डी। ये हर सवाल में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ए बी सी डी। तो ये था स्टूडेंट्स पेबैक पीरियड। वेल स्टूडेंट्स अगली जो टेक्निक हमारे पास है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। स्टूडेंट जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया था कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे 20,000 रुपए लगा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हमें 4 साल के आखिर में 28,000 रुपए दे रहा था। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें ये बताता है कि कल के या 4 सालों के बाद जो 28,000 रुपए आपको मिलने हैं, क्या आज के आपके 20,000 का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें ये बताता है, ये मेथड है कि उसको प्रेजेंट में लेके आता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें बताता है फ्यूचर कैश इनफ्लोज की। जो फ्यूचर में हमें इनफ्लोज या फ्यूचर में हमें जो पैसे मिलेंगे उनको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्काउंटिंग मेथड के जरिए। स्टूडेंट मैं वो सवाल लिख लेता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि पिछले सवाल में हमने लिखा था, यहाँ पे ईयर्स लिखे थे, यहाँ पे कैश फ्लोज लिखे थे 0 1 2 3 4। 0 का मतलब है हमने प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लगाए थे, हमारी जेब से कितने पैसे गए थे 20,000। पहले साल के आखिर में 4,000 आए थे, फिर 6,000, फिर 8,000, फिर 10,000, तो ये टोटल 28,000 थे। तो स्टूडेंट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें ये बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज बराबर आनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यूज आउटफ्लोज के बराबर आनी चाहिए। अगर तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, 0 कब आएगी जब दोनों बराबर इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू के इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वी आर इनडिफरेंट या वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एंड इफ इट इज लेस देन 0 वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्लस में आ जाती है तो आप एक्सेप्ट करोगे, अगर माइनस में आ जाती है तो आप उसे जो है वो रिजेक्ट करोगे। तो स्टूडेंट इसको प्रेजेंट में लाने के लिए हम लोग एक परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। वो परसेंटेज क्या है, उसको डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं कि कम से कम इस प्रोजेक्ट से मुझे इतना तो मिलेगा। इन्फ्लेशन को देखते हुए हम लोग एक रेट लगा लेते हैं या हमें एक रेट दिया जाता है कि इस रेट के मुताबिक जो है आपको इस प्रोजेक्ट पे जो है वो मुनाफा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं यहाँ पे वो यूज कर लेता हूँ कि परसेंटेज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, लेट से 10% है। तो पहले साल का स्टूडेंट आई रिमेंबर दीज वैल्यूज दैट 0.909 0.826, then students 0.7513, then the fourth one was 0.683. Student, we have these values with us, that is the present value interest factor. We will multiply this with this in order to bring it in the discounting method. 4,000 multiplied by 0.909, it is 3636. Then 6,000 multiplied by 0.826, 4956.
then 8,000 multiplied by 0.7513, 6010, then this is 6830, 6830 plus 6010 plus 4956 plus 3636, and it is 21,432 rupees. That is the sum of present value. Sum of present value. Student, net present value का फार्मूला हमारे पास क्या है कि net present value is equal to sum of present value minus initial cash outflow. सम प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 21,432 माइनस ICO इनिशियल कैश आउटफ्लो, हमारी जेब से जो पैसे गए थे वो कितने हैं, दैट इज 20,000, देन 21, दैट इज 1432. So we have got a positive net present value. Students, hence we will accept this project because net present value is greater than 0. Student, we can also calculate the profitability index from the same values. Well, profitability index is the benefit cost ratio that tells us the return, that is sum of present value divided by ICO. Sum of present value is 21,432 divided by ICO is 20,000. 21,432 divided by 20,000, that is 1.07. Students, if profitability index is greater than 1, then we will accept it. If it is less than 1, then we will reject that. Hence it is greater than 1, so we will accept the project. Students, हमारी जो फोर्थ टेक्निक है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. वन ऑफ the most important technique in capital budgeting is the internal rate of return. As it is clear from the name, from the rate, that it is a percentage, and the return means that is likely to get, we are going to get. So internal rate of return is that return which equates, जो बराबर लेके आता है क्या, the present value of future cash inflows to the present value of cash outflow. स्टूडेंट, ये एक ऐसा रेट है, एक ऐसा रिटर्न है जो हमारी फ्यूचर की वैल्यू को बराबर लेके आता है हमारे आज की वैल्यू के बराबर. क्या मतलब है स्टूडेंट? लेट्स से I would like to give you an example that there is a project I want to invest in. मैं किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाह रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा मैं किससे लूंगा? पैसा मैं बैंक से लूंगा. मैं बैंक से लेट से पैसे कितने लूंगा? लेट से मैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैंने बैंक से उठाए, तो लाजमी बात है कि बैंक से 1 लाख रुपए उठा के मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, किसी कंपनी या किसी प्रोजेक्ट में, किसी फिक्स एसेट में मैं इन्वेस्ट करूंगा. तो बैंक तो मुझसे लाजमी बात है कि वो कितने परसेंट, लेट से वो 8% के हिसाब से मुझसे चार्ज करेगा. सो दैट 8% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये तो मुझे हर हाल में इस प्रोजेक्ट में मैं जो पैसा लगा रहा हूं उससे हर हाल में मुझे ये रिक्वायर्ड, ये रेट चाहिए, क्योंकि मैंने बैंक को भी पैसे देने हैं. मैंने बैंक से 1 लाख रुपए उठाए 8% के हिसाब से, वो 8% मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और मैंने प्रोजेक्ट पे लगा दिया. प्रोजेक्ट से लेट से मुझे कितना परसेंट मुनाफा होगा? वो 10% होगा. तो जब भी प्रोजेक्ट से जितना मुनाफा होगा, अगर वो मुनाफा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. एक्चुअली में मुझे कितना फायदा होगा? 10% होगा. तो 10% में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ये ज्यादा हो गया. जब भी IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो ज्यादा होगा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपने प्रोजेक्ट को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है. या जब भी IRR जो है वो लेस हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, लेट्स से ये मुझे 8% जो है मैंने हर हाल में पे करने हैं और मुझे प्रोजेक्ट से 7% आ रहे हैं, तो मैं तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दे पाऊंगा, और मुनाफा तो बात दूर की बात है. तो ये इस सूरत में मैं क्या करूंगा? मैं रिजेक्ट करूंगा इस प्रोजेक्ट को.
स्टूडेंट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। क्या मतलब है कि सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस आईसीओ, ये दोनों जब बराबर होंगे, अगर ये भी 5000 ये भी 5000 हुए तो तब क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 0 आएगी। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है, वो रिटर्न है जिस पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो स्टूडेंट एक सवाल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ईयर्स लिख देता हूँ और मैं कैश फ्लोज लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स लेट से 0, पहले साल मैंने कितने पैसे लगाए, 1 लाख रुपए लगाए, 1 2 3 4। पहले साल मुझे 20,000 आ जाएंगे, दूसरे साल मेरे पास 30,000 आ जाएंगे, 40,000 आ जाएंगे, 50,000 आ जाएंगे। तो मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे जो फैक्टर दिया गया है वो 8% के हिसाब। स्टूडेंट्स टाइम बचाने के लिए मैंने इंटरेस्ट फैक्टर भी लिख लिया 8% के हिसाब से, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल ली और उनको सम करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1,12,740। स्टूडेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस आईसीओ। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12740 माइनस आईसीओ कितना है हमारे पास 1 लाख है, तो 12,740 हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। वो कितनी है, पॉजिटिव में आ गई। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। अब हमें चाहिए वो रेट ऑफ रिटर्न की जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी 0 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज परसेंटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू। क्या मतलब है कि जैसे ही हम लोग परसेंटेज को ऊपर लेके जाएंगे, बढ़ा देंगे, तो स्टूडेंट ये देखिए 8% पे तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 नहीं आएगी, मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस वैल्यू को, इस परसेंटेज को बढ़ा देंगे ताकि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो है वो नीचे की तरफ चली जाए। तो स्टूडेंट मैं ले लेता हूँ लेट से 15% के हिसाब से मैं ले लेता हूँ। स्टूडेंट 15% के भी ये परसेंटेजेस है और उनको मल्टीप्लाई किया मैंने कैश फ्लोज के साथ, तो उनकी सम जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई वो 95,000 आ गई। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी किस में चलेगी, माइनस में चलेगी। कितनी आ गई, 5,000। स्टूडेंट हमारे पास 2 परसेंटेजेस है, एक 8% जिसमें हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई थी 12,000 आ गई, और एक हमारे पास है 15% क्योंकि हमें IRR कैलकुलेट करने के लिए 2 परसेंटेजेस चाहिए ताकि हम लोग एग्जैक्ट IRR कैलकुलेट करें। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको एक तरीका है जिसको हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। अपना एक फार्मूला है इसका, बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, तो हम लोग फार्मूले के जरिए IRR कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज ये मौजूद है, एक बार सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू 1,12,740, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 95,000। फिर मैं इसे बिठा देता हूँ। IRR इज इक्वल टू लो परसेंटेज प्लस एक्स। स्टूडेंट लो पर एक्स का अपना एक फार्मूला है कि डिफरेंस बिटवीन high and low percentage present value at low percentage minus ICO divided by present value at low percentage minus present value at high percentage। difference between high and low percentage, हाई और लो परसेंट के दरमियान कितना फर्क था, 15 और 8 के दरमियान स्टूडेंट 7% का फर्क है, इट मीन्स 0.07। ये 0.07 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो परसेंटेज। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी आ गई थी लो परसेंट पे, हमारे पास 1,12,740 माइनस ICO। ICO हमारे पास कितना था, इनिशियल कैश आउटफ्लो विच इज 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो परसेंटेज, 1,12,740 माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई परसेंटेज। हाई परसेंटेज पे हमारे पास 95,000 आ गई। स्टूडेंट तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1,12,000, ये तो 12,000, 1,12,740 माइनस 95,000, 17740, then the
above portion is 107, it is 892 divided by 17740, it is 0.05, or multiply by 100, that is 5%, 5.02%. Students, that is 5.0, that is the value of x. We will add it in the formula of low percentage plus x. IRR is equal to low percentage plus x. IRR is equal to, what is low percentage? That is 8% plus 5.02%. 5 and 8, that is 13.02%. So student, 13.02% is our IRR, that is the internal rate of return. ये वो रेट है कि जिस पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्ट जीरो आ जाएगी. स्टूडेंट, हमने देखा 8% पे प्लस में आ गई थी, 12,000 ज्यादा आ गए थे, और 15% पे हमारी वैल्यू जो है माइनस में चली गई. लेकिन ये वो एग्जैक्ट परसेंटेज है कि जिस पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी. सो आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव एंजॉयड अ लॉट एंड यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट्स.